दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर के होटल परिचय में एक साहित्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सारंग 2 पुस्तक का विमोचन बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर सुषमा यादव ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समर्पणानंद संत दड़ोली आश्रम ने की। इस कार्यक्रम को लेकर गणमान्य लोगों ने क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। मुझे बड़ा चिंतन करना पड़ता था कि मात्रा यूं लगेगी और यूं लगेगी। पढ़े भी हैं, जाने भी हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, सामान्य में से विशेष निकालता है। जहां आम व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती है, वहां से विशेष निकालकर उस दृष्टि को अपनी वक्तव्य में, अपने लेखन में, लेकिन जब विशेष के अंदर से सामान्य निकलने लग जाए, ऐसा व्यक्ति समाज को दिशा देता है और ऐसा व्यक्ति संत शिरोमणि होता है। और ऐसे ही हमारे समर्पणानंद जी है, जो विशेष के अंदर से सामान्य निकाले और उसमें दृष्टि भेद खत्म हो जाती है। तो स्वामी जी ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है तो ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बारे में एक विशेष चीज बताइए। तो मैंने उनके हाथ देखे और हाथ देख के कोई एक दोनों चीज विशेष चीज बताई। तो स्वामी जी को भी लगा कि मतलब स्पष्ट रूप से इनकार नहीं कर पाए, लेकिन असमंजस में पड़ गए कि ये रंजीत तो इसको जानता तो नहीं है, लेकिन बात तो बड़ी सटीक कही। तो कुल मिला के इस तरह का विचार विमर्श होता है। उसके बाद उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा। तो आचार्य जी ने कहा तेरे कैसे पता? मैंने जी मैं ही वो शख्स था। तो 22 साल बाद वो चीजें, मतलब जहां चिंतन होता है, जहां चीजों पर सार्थक मंथन होता है, तो वहां निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अमृत निकलता है। समाज के दोनों पक्ष हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है। दोनों पक्षों को जो साथ लेकर चले, दोनों पक्षों के जो विश्लेषणात्मक जो चिंतन है, यही समाज को आगे बढ़ाता है। कविताओं के लिए जो रियाई है ऐसी है, समझो कि हरिद्वार में यदि किसी कवि को खोजना हो नहीं आएगा। तो ये वाणी के भी धनी हैं और बहुत ही इन्होंने बहुत गहन, यदि जिसको हम कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है वो बाद में जाता है तो वही बता सो फलदार को समझ सकता है। तो हम थोड़े से शिक्षा जगत में रहे हैं तो हमें ये पता है कि कौन आदमी क्या जानता है। बहुत गंभीर विद्वान है वो, हमारे इलाके के बहुत पवित्र और आचरण से भी और समाज में अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हैं। उनके लिए भी बहुत सम्मान है। और जो कार्यक्रम आज हम सब लोग कर रहे हैं मिल करके, बहुत ही सम्माननीय हमारे पीढ़ी साहब, इनसे भी बहुत पुराना हमारा संबंध रहा है और रणजीत जी से तो साथी जैसा ही संबंध रहा है। मैं झज्जर गुरुकुल में था 1990 में। वहाँ से चल करके किसी ने बताया मेरे को वहाँ कि नूरगढ़ के अंदर एक बहुत बड़े संत रहते हैं। तो घर छोटा था तो भगवान के दर्शन करने के लिए छोड़ा था, भाग के गए थे कि भगवान कहीं मिले। हमारे एक पार्टी बदवाना है, वहाँ के से जो सम्मानित थे, ये माना जाता था कि वो न्याय करवाएंगे और न्याय में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन दूध को दूध, पानी को पानी, पानी को दूध, दूध को पानी, कुछ भी करवा देंगे, ऐसा व्यवसाय होगा। लेकिन उस कीचड़ में भी कमल की तरह रहने वाले ऐसा कवि बुद्धदेव जी जो आज लेखक हैं। और मुझे अच्छा लगा आपने कार्यक्रम का आयोजन इतना सुंदर किया कि इसने पुस्तक समीक्षा भी करवाई, जबकि ये पुस्तक उनके शौक का उत्पादन है, एक तरह से उनके शौक का परिचायक है। लिखना उनका शौक है और कहीं बैठकर ताश खेलते, कहीं बैठकर सुट्टा लगाते, कहीं बैठकर हुक्का उड़ाते, कहीं बैठकर बीड़ी पीते। उन सबसे बहुत बेहतर है कि उन्होंने अपने आदर्शों, अपने संस्कारों, अपने भावों, उन सबको लेखनी के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ऐसे सगने लेखन और गायन आपने सुना ही है सबने, क्योंकि जब उन्होंने और हमने हमेशा ये सुना था, वियोगी होगा पहला कवि, आग से ऊंचा होगा गान, उमड़कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। तो मैंने सोचा बीबी यादव जी के जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहाँ से कविता बहने लगी। लेकिन कहीं तो कुछ है, वो सहृदय व्यक्ति के भाव कहीं भी बह सकते हैं। उन्होंने समाज में देखा तो समाज में जो अच्छा नहीं है उसके प्रति भी उनका आक्रोश भी हो सकता है, कष्ट भी हो सकता है, जो कविता के रूप में कहा। लेकिन गजलें भी हैं और उन गजलों में सब में दर्द है। दो चार मैं आपको बताऊंगी तो दर्द तो कहीं है, और दर्द हर साहित्य व्यक्ति के हृदय में होता है, शायद वही दर्द है। पर उसकी समीक्षा आपने कराई और आपने बहुत सुंदर समीक्षा भी की। और इस पुस्तक के प्रकाशक
और हम सबको यहाँ बुलाने वाले, संयोजन करने वाले रणजीत सिंह जी, जो उसी प्रोफेशन में है लेकिन प्रोफेशन से शायद थोड़ा अलग भी है। सभी रचना के प्रति, रचनाकारों के प्रति, भाषा के प्रति प्रेम रख सकते हैं और वो मुझे अच्छा लगा देखकर। वो प्रकाशन भी चला रहे हैं और एकेडमी भी चला रहे हैं। समाज सुधार का भी और समाज की सहायता का भी एक माध्यम बन सकता है। और हिंदी के कंपार्टमेंट से हिंदी के प्रकाशक की यात्रा, ये भी अद्भुत है। कहते हैं हिंदी कमजोर थी लेकिन फिर इतना सीख लिया और अब हम सबके सामने बोल रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में एक बात है, उर्दू का बहुत सम्मिश्रण है हमारी भाषा में। वो लेखन में भी मैं देख रही हूँ, वो आपकी भाषा में भी मैं देख रही हूँ। जो शुद्ध भाषा हम हिंदी की कहते हैं, तो आजकल बहुत टोकने लगे सबको, पर वो थी जैसे काबिले गौर, ये हिंदी नहीं है लेकिन हम इसका प्रयोग करते हैं। उर्दू ये भी हिंदी नहीं है लेकिन हम इसका प्रयोग करते हैं। मैंने बचपन से अपने माता पिता से भजन बहुत सुना, मन मंदिर में गाफिला। गाफिला शब्द भी हिंदी का नहीं है, झाड़ू रोज लगाया कर, वो इसी प्रकार का मन को साफ कर कभी भगवान आएंगे, वो सुना हमने। तो इस प्रकार से ये शब्दों का भी शायद कुछ समय के भाषा का परिमार्जन भी प्रकाशन में आवश्यक है, वो करना चाहिए हमको। और सम्मुख इस उत्सव में, उत्सव के आयोजक रुद्रदेव यादव जी का परिवार, उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप लिख पाते संभव नहीं था। सुब्रात की पत्नी थी, वो लिखते लिखते दार्शनिक हो गए क्योंकि वो इतना कष्ट पाते थे उनके लेखन और दर्शन से, लेकिन उन्होंने आपको सहयोग दिया, इससे आप लिख पाते, अच्छा समय बिता पाए। संपूर्ण परिवार जो यहाँ आज आ पाए हैं, वो सबके सब इस यश का हिस्सा है, इस गौरव का हिस्सा है जो इस पुस्तक से इस परिवार को मिला है। मेरी बड़ी बहन माधुर्य है, शशि यादव जिनको आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अधिक जानते हैं, वो भी आज है और सदा मुझे वो भी एक आईना ही दिखाती है। सदा बहुत सरल है और अच्छी आलोचक भी है। पूरे समय अब भी मुझे ऐसे ही सिखाती है जैसे बच्चे को माँ सिखाती है ना, ऐसे चला करो, ऐसे मत चला करो, ऐसे बोला करो, ऐसे मत बोला करो, ऐसे लिखा करो। तो सामने क्रिटिक भी बैठा है मेरे, यादव कल्याण सभा के अध्यक्ष रेवाड़ी जी, रामवीर सिंह जी, और जो बीडी यादव जी के एस्ट्रोलॉजी के गुरु रणवीर सिंह जी, आप और इस शहर के सभी सहृदय मेरे लिए तो भाई जैसे ही होंगे, कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई, भतीजा ऐसा हो सकता है। और बहनें जो पीछे बैठी हैं, सबको प्रणाम। उसके साथ मैं अपनी बात आरंभ करती हूँ। लेकिन पूरे समाज की भूमिका होती है और दोनों मिलकर ही समाज बनाना है, इसलिए वह संस्कार अवश्य दें। यदि इस बात पर आऊँ, बुद्धदेव जी ने जो पुस्तक लिखी है, यह पुस्तक सच में रेंज इसकी बहुत जबरदस्त है। प्रायः क्या होता है, काव्य में कुछ भाव आते हैं और वही भावों से कविता बनती चली जाती है आगे। एक रस भी नहीं, इसमें सारे रस हैं। यदि समीक्षा की बात की जाए तो नमो रस इसमें दिखाई देते हैं, तो भक्ति से श्रृंगार और अंत में आदर्शता, तो सब इसमें मिलते हैं। वीर रस भी है, भक्ति भी है, सौंदर्य भी है, श्रृंगार भी है, क्षमा भी है, प्रेम भी है, सभी के सब रस हैं। और अगर रेंज की बात करूँ तो देखिए, आर्य समाज पर उन्होंने लिखा, जो सुनाया अभी हमको, सिख गुरुओं पर, 10 गुरुओं पर लिखा, सिख संप्रदाय पर भी लिखा, भक्ति काल के विभिन्न कवियों पर और विभिन्न संतों पर भी उन्होंने लिखा, स्वामी विवेकानंद पर लिखा, राम तुलाराम पर लिखा, संविधान पर भी लिखा, मतलब अपना प्रोफेशन भी भूले नहीं, संविधान पर लिखा, छत्रपति शिवाजी पर भी लिखा, वेद संदेश अंत में संक्षेप में कविता के रूप में उन्होंने दे दिए हैं, कोरोना पर लिखा, नारी पर लिखा, चंद्रयान पर लिखा, सूर्ययान पर लिखा। लेकिन एक चीज जो स्वामी जी भी भूल गए और रणजीत जी ने जिक्र नहीं किया, उन्होंने फेसबुक और मोबाइल पर भी लिखा। ये लेटेस्ट है, अल्टीमेट है, मतलब उसको छोड़ा नहीं उन्होंने अपने, और उसके माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारे संदेश दे दिए कि फेसबुक और मोबाइल से समाज में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। और क्योंकि बाकी सबका पढ़ ही चुके हैं, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने श्री राम पर भी एक बहुत सुंदर उन्होंने कविता लिखी है, और सब में अपना कवि नाम देव भी अंत में यही है। और देखिए क्या कल्पना उनकी, देखिए, राम काल था पहले आया, बाबर नामा बाद में आया, त्रेता युग में राम हुए थे, कलयुग में बाबर आए थे, सत्य सनातन मिट नहीं सकता, दुनिया को पैगाम है देव की जुबान पर हरदम, जय श्री राम।
आपका परिचय मैडम? मैं सुषमा यादव इस समय प्रो वाइस चांसलर संकुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा जाटपाली महेंद्रगढ़ में है और इसके साथ ही जस्टिस बालाकृष्ण कमीशन के सदस्य भी हूँ। इससे पहले मैं यूजीसी की मेंबर भी रही हूँ। आज कार्यक्रम था एक रेवाड़ी में, साहित्यिक कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? आपने भी एज ए चीफ गेस्ट उसमें। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम था क्योंकि एक वकील, अटॉर्नी और जज फिर लेखक हो गए। तो लेखक की जो हृदय की बात है उसमें उन्होंने सिर्फ कविता मात्र नहीं लिखी, उन्होंने समाज की दशा पर, समाज की दिशा पर, संस्कृति पर, धर्म पर, आने वाले भारत पर और बीत गए अतीत पर, उन सब पर एक तरह से टिप्पणी की है। ये एक सहृदय व्यक्ति की टिप्पणी है। इस रूप में इन कविताओं को मैं देखती हूँ। देशभक्ति भी है इसमें, वंदे मातरम भी है इसमें, फेसबुक भी है इसमें, मोबाइल का प्रकोप भी है इसमें, किस प्रकार इस समाज किस तरफ जा रहा है। और एक तरह से अपने समय को, अपने अनुभव को उन्होंने सदुपयोग करके इस पुस्तक के रूप में, रचना की कविताओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। अगर बात की जाए तो शिक्षा और संस्कृति की, आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, क्या देख रहे हैं शहर में, ज़िले में, इस क्षेत्र में, अहिरवाल में? देखिए, शिक्षा अभी ट्रांजिशन में है, मैं समझती हूँ ये परिवर्तन काल है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी आई है और इसको हम अभी लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक बार फिर से हम चाहते हैं कि ये जो पीढ़ी थी, जिस पीढ़ी में आत्मसम्मान नहीं था, शिक्षा वो प्राप्त कर रहे थे केवल नौकरी के लिए, जबकि इस देश की पृष्ठभूमि यदि देखिए तो उसमें चाकरी निकृष्ट होती थी। उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी। लेकिन कॉलोनियल जो प्रभाव था, औपनिवेशिक प्रभाव था, वो ऐसा पड़ा कि हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता सिर्फ नौकरी के लिए। इसीलिए व्यवसाय सारे गड़बड़ाए क्योंकि नौकरी मतलब सिर्फ पैसे के लिए। उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अभी शिक्षा जहाँ पहुँची हुई है वह ऐसी स्थिति है कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो संस्कारित व्यक्ति नहीं है, और जब वो संस्कारित नहीं होता तो वो अपना कोई भी कार्य ठीक से नहीं करता। हम वापस उन्हीं संस्कारों के साथ शिक्षा लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कुछ वर्षों के बाद आप ये परिवर्तन अवश्य देखेंगे। एक संत ने संस्कार की बात उठाई, शिक्षा में संस्कार कहाँ तक मानते हैं, कहाँ तक जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वहाँ मैं नहीं बोल पाई समय पर, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि संस्कारों के बिना जो शिक्षा होती है वह मानव बना ही नहीं सकती। हमारे यहाँ कहा गया था विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, यानी विद्या जो है वो विनय देती है। शिक्षित व्यक्ति को विनय अवश्य होना चाहिए। आप देखेंगे अगर कोई एरोगेंट है, अगर कोई उग्र स्वभाव का अहंकारी है, वो शिक्षित नहीं कहला सकता क्योंकि उसमें संस्कार नहीं है। एंड विनयाति आदि पात्रता, विनम्रता के बाद ही कोई किसी कार्य के योग्य बनता है, पात्रता प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्र होने के बाद, विनम्र होने के बाद, शिक्षित होने के बाद वो धन प्राप्त करने के योग्य बनता है। और धन का प्रयोग क्या करता है? धनात् धर्मम ततः सुखम। और धन कमाने के बाद वो पहले धर्म का कार्य करे, उसके बाद सुख प्राप्त करने का प्रयास करे। आप सोचिए यदि जीवन इस क्रम से चलेगा तो वह कितना सुंदर जीवन होगा। संस्कारों की भूमिका जीवन में है। तो सरकार को क्या सुझाव देंगे शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए? कोई आप एक सुझाव, जो शिक्षा अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, उसको शिक्षक भी, विद्यार्थी भी और सरकारें भी, शासक भी बहुत ही ईमानदारी से और पूरे मनोयोग से लागू करें ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था में और उसके भविष्य में सुखद बने। मैडम, आपका परिचय? मेरा नाम शशि यादव है। समाज, साहित्य, पत्रकारिता और महिला सशक्तिकरण से जुड़े रहे। तो आज एक कार्यक्रम था होटल परिचय में, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? साहित्यिक कार्यक्रम था। बहुत बढ़िया कार्यक्रम था क्योंकि साहित्य के सारे रंग थे उसमें, और एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री बुद्धदेव जी एडवोकेट उसके केंद्र बिंदु थे। आयोजन करने वाले भी एडवोकेट थे, लेकिन हमारे जो हृदय की सारी अभिव्यक्तियाँ, सारे भाव, कोमल भी, भक्ति का भी, वीर भी,
सारे रस उसमें शामिल थे। उन्होंने सस्वर पाठ भी किया अपनी रचनाओं का, बहुत सुंदर भाषा में और बहुत सुंदर आवाज़ में। बहुत अच्छा लगा आज इस प्रोग्राम में। तो पुस्तक भी आपने देखी है, क्या खास और लग सबसे रहा है? खास बात उसकी ये थी कि वो उन्होंने अपनी पोती को, अपनी पौत्री को समर्पित की है। और उससे जो उनकी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो उसमें अभिव्यक्त की हैं और उसी के नाम पर पुस्तक का नाम है सारंग। और शॉर्ट में उसे जैसे कहा जाता है तो सारा कहते हैं। उसके लिए एक कविता पूरी उन्होंने अपनी पोत्री के लिए ही लिखी है। जैसे आज समाज में नैतिक मूल्य और संस्कार की बात होती है, एजुकेशन में भी यही बात आ रही है, पत्रकारिता में भी यही बात आती है, आप क्या सोचती हैं? संस्कारों का आना किसी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को मानव बनाता है, संपूर्ण मानव बनाता है। नहीं तो वो समाज में रहने लायक नहीं रहता और समाज में उससे उत्पात ही होता है, कोई हिंसक भावनाएं भी होती हैं। तो जब तक संस्कार नहीं आते, संस्कार देने का काम सबसे पहले माता पिता का है, परिवार का है और उसके बाद गुरु का होता है। लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि आजकल माता पिता भी संस्कार बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। तो घर में बड़े बूढ़े नहीं होते, उस बच्चे को मर्यादित व्यवहार, सभ्य व्यवहार, संस्कारित व्यवहार सिखा सकें। गुरु भी ये सोचते हैं कि पेरेंट्स को, अभिभावकों को परफॉर्मेंस चाहिए, उसके नंबर चाहिए, उसके बाद उसे अच्छी नौकरी, पैसे, ज़्यादा पैसे वाली नौकरी चाहिए। तो संस्कारों की बात गौण हो चली है और इसीलिए हमारे समाज में आज तमाम विसंगतियाँ, विद्रोह की जो देख रहे हैं आप भावना, सामान्य व्यवहार आज की युवा पीढ़ी का होता जा रहा है। संस्कार समाप्त तय हुए हैं। तो हमें पुनः अपने परिवार पर, बच्चों की नींव पर और संयुक्त परिवार पर ध्यान देना होगा कि बच्चे मानव बने, संपूर्ण मानव बने, संस्कारित समाज का हिस्सा बने, ना कि सिर्फ वे युवा हो जाए और पैसे कमाएं। शहर में अगर सामाजिक संस्थाओं की बात की जाए, साहित्यिक आयोजनों की बात की जाए, तो बहुत कम संख्या देखने को मिली है ऐसे कार्यक्रमों की। क्या वजह मानती है, क्यों नहीं हो रहा है साहित्य समृद्ध? जो बात मैंने अभी कही है उसी का हिस्सा है। हमारे लिए आजकल पैसा, पैकेज, सैलरी पैकेज बहुत बड़ी बात हो गई है। कितना कमा रहा है, हम कई बार उसका कद उससे नापने लगे हैं। पहले हम शिक्षा से नापते थे, संस्कार से नापते थे, उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है, समाज में उसका स्थान कैसा है। लेकिन आज हम सब कुछ जब पैसे से नापने लगे हैं, अर्थ से नापने लगे हैं, हमारे समाज पर अर्थतंत्र हावी हो गया है। इसीलिए ये सारी संस्थाएं भी अपना रोल पूरा नहीं कर पा रही हैं और जब ये करती हैं तो उपस्थिति बहुत कम हो जाती है। ये भी बड़ा दुख का विषय है। धीरे धीरे अब पुनः हमारे समाज में धर्म की, संस्कृति की, सभ्य व्यवहार की पुनः स्थापना हो रही है और उसके साथ मैं सोचती हूँ सारी साहित्य, कला, संस्कृति सब पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा इस विषय पर और उन्हें हम एक अच्छे, सभ्य, सुसंस्कृत समाज में जी सकेंगे। और ये सारी जो संस्थाएं हैं साहित्य की, समाज की, पत्रकारिता की, ये पुनः अपना महत्वपूर्ण स्थान समाज में पा जाएंगे। विपिन सुनेजा, लेखक हूँ, गायक हूँ और आज यादव साहब की इस पुस्तक का विमोचन था। तो हालांकि मुझे लगता है कि कुछ औपचारिकताएं ऐसी रह गई हैं। आजकल साहित्य लोग लिख भी रहे हैं और पुस्तक आके लोग घर भी ले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पढ़ते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। समाज में बदलाव नहीं आ रहा है मतलब। नहीं, पुस्तक पढ़ना हर एक के कोई रुचि भी नहीं होती और आजकल तो ये है कि लोग बस टीवी देख लिया या मोबाइल से ही अपना मनोरंजन कर लिया। पुस्तक पढ़ने में तो थोड़ा जोर लगता है, टाइम भी लगता है और हर किसी का टेस्ट भी नहीं होता। और साहित्य की तरफ से कुछ सारे समाज का जो रुझान है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। पहले हम देखते थे छोटे छोटे बच्चों को कविताएं याद होती थी। आज आपने देखा है किसी बच्चे को कविता बोलते हुए? अंग्रेजी की 2-4 राइम्स अगर कोई याद कर ले तो कर ले, वरना काव्य और साहित्य की तरफ से बहुत ही समाज का ध्यान हटा हुआ है। और ये तो बड़ी हिम्मत है जो लोग लिख रहे हैं, बी डी यादव जी जैसे। और बाकी हमारा फ़र्ज़ तो ये है कि हम जो उन्होंने लिखा है, इसमें मैंने तो खैर पुस्तक पढ़ी नहीं, तो जाके पढ़ूँगा,
तो जैसा मुझे पता चला है वो तो उसमें कुछ संदेश तो होता है ना। हर कवि जो है, हर लेखक जो है, जब लिखता है तो वो कुछ कहना चाहता है और वो ऐसा संदेश देता है, सारे समाज के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। तो वो तभी हो सकता है जब हम उसे पढ़ें और उस संदेश को हम ग्रहण करें। अब लोग संदेश तो चाहते ही, लोग तो सिर्फ मनोरंजन चाहते हैं, फिर कैसे बात करें। रेवाड़ी शहर की अगर बात की जाए, ज़िले की बात की जाए, तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, उनके आयोजन कहीं कम हो गए हैं। क्या वजह क्या है? एक तो पता नहीं क्या बात है, मुझे लगता है कि रेवाड़ी में लिखने वाले ही कम हैं। मैं कई शहरों में देखता हूँ। मैं एक बार सिरसा गया तो वो कहने लगे हमारे यहाँ तो 90 लेखक हैं। मैंने कहा हमारे रेवाड़ी में तो 4-5 भी नहीं मिलते हैं। तो खैर नए बच्चे आजकल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं महसूस करता हूँ कि कुछ लोग शौकिया लिख देते हैं। लेखन जिम्मेवारी से होना चाहिए। एक तो वो सही होना चाहिए, उसमें भाषा सही होनी चाहिए, उसके भाव सही होने चाहिए, तो टेक्निकली भी तो वो सही होना चाहिए ना, उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और ऐसा हो कि कोई पढ़े तो उसे लगे कि हाँ किसी अच्छे लेखक की लिखी हुई किताब है, तो उससे प्रेरणा भी मिलती है, भाषा सीखने को मिलती है। लेकिन लोग किताबें छपवा भी लेते हैं, उसमें गलतियाँ भी होती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ शहर में, ज़िले में लेखकों को या साहित्य को प्रोत्साहन कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा है, प्रोत्साहित करने वाले तो ऐसी बात नहीं है, बहुत हैं। और मेरा तो सारा जीवन यहाँ बीता है और मुझे तो बड़ा प्यार मिला है अपने साथियों का भी और बड़ों का भी, छोटों का भी। पर ये थोड़ा सा आजकल हर तरफ ये हो रहा है। आप देखो ना, लोग ई बुक्स की तरफ जा रहे हैं, किताबें पढ़ी ही नहीं जा रही, विमोचन हो रहे हैं और बस लोग अपना किताब लेके और घर जाके रख देते हैं। समीक्षाएं भी ऐसी छप रही हैं, तो सारे समाज का ही ये हाल हो गया है। उसमें सिर्फ रेवाड़ी की ही बात तो नहीं। सरकार को क्या सुझाव देंगे ऐसी जो साहित्य या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, कुछ हाँ आपने सही याद दिलाया। पहले अब सरकार के हाथ में क्या है, उसके सरकार के हाथ में मीडिया तो है ना कम से कम। एक ज़माना था जब रेडियो और दूरदर्शन से इतने साहित्यिक कार्यक्रम होते थे, अब रेडियो दूरदर्शन से भी नहीं हो रहे, तो प्राइवेट संस्थाएं तो क्यों करेंगी, उनको तो अपने कमाने दमाने से मतलब है। तो सरकार का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको तो अपनी राजनीति से मतलब है, साहित्य से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे इन क्षेत्रों को प्रफुल्लित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्या कोई विशेष कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की ओर से? देखिए, ये सरकार तो कर ही सकती है, जैसा मैंने कहा कि साहित्य को प्रमोट करने के लिए वैसे तो संस्थाएं हैं भी और वो पुरस्कार भी देती हैं, लेकिन जो हम आम आदमी का जो फील्ड है ना, वो ये है कि मोबाइल से देखना, टीवी देखना, रेडियो सुनना, इन चीज़ों पर इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले साहित्य क्या होता है। अब वो साहित्यिक चीज़ें ही नहीं सामने आ पा रही। जब तक वो सामने ही नहीं आएंगी लोगों के, तो रुचि कैसे होगी लोगों की, और ख़ासतौर पे बच्चों की। बच्चे जो हैं उनको उनका साहित्य से कोई आमना सामना ही नहीं हो पा रहा है आज के बच्चों का। तो सरकार की तरफ से ऐसे कार्यक्रम हों जिनमें कविता पाठ और ये सारी चीज़ें जो है, पहले हमारे टाइम पे बहुत होती थी, अब इतना नहीं होता। और आप ये देखिए, एक छोटी सी बात है, मैं दूसरे देशों में देखता हूँ, इंग्लैंड में देखो आप, शेक्सपियर का दिन जो है ऐसे मनाया जाता है, वो तो सारे देश में जैसे कोई त्यौहार हो। हमारे यहाँ किसी लेखक, किसी कवि कहाँ कोई मनाता है, यहाँ तो राजनीतिज्ञों के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, साहित्यकारों को कहाँ कौन पूछता है। धन्यवाद। सर, आज एक कोई कार्यक्रम हुआ है पुस्तक विमोचन का, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? ये रेवाड़ी के लेखक और कवि बी.डी. यादव जी की 5वीं पुस्तक थी, जिसका लोकार्पण हुआ। सारंग एक काव्य संग्रह था और इसमें मुख्य रूप से संस्कारों पर आधारित कविताएं हैं और एक अच्छा कार्यक्रम, जिसमें खासकर जो कार्यक्रम के अध्यक्ष थे और मुख्य अतिथि एक अध्यात्म से जुड़े थे और दूसरे शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो प्रो वाइस चांसलर थी केंद्रीय विश्वविद्यालय की, उन दोनों का जो संबोधन था आज की इस रचना करने का, तो वो मायने रखता था और रचनाकार ने भी अपनी रचनाओं का पाठ किया, उद्देश्य बताया, तो कुल मिला के एक अच्छा सफल कार्य। तो आपने की किताब पढ़ी है, क्या लगा आपको? मैंने मंच से भी
इस बारे में कहा है कि जो समीक्षाएं होती हैं वो प्रशस्तियाँ नहीं होती। समीक्षा का अर्थ ही समालोचना है और उसमें मैंने पुस्तक का दोनों पक्ष रखा है, लेकिन क्योंकि ये मंची कार्यक्रम था इसलिए मैंने मंची समीक्षा ही रखी है। उसमें बताया है, बौद्धिक संकेत किया है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस इसमें थोड़ी सी वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं जिनको अगले संस्करण में हम ठीक कर लेंगे। बाकी बहुत अच्छी पुस्तक है। तो 10 में से कितने नंबर देंगे इस पुस्तक को? फिलहाल इस तरह का आकलन करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाए तो एक अच्छी पुस्तक है। अच्छा प्रयास है। हाँ, बहुत अच्छा। सामाजिक संस्थाएं और शिक्षण और शिक्षा क्षेत्र हो, संस्कृति को लेकर जो प्रयास किए जाने चाहिए वो शहर में दिखाई नहीं देते। आयोजन, ऐसे साहित्यिक आयोजन कम होते हैं, क्यों, क्या वजह मान रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि आजकल साहित्य, कला, संस्कृति जैसे विषय हैं वो हाशिए पर हैं। ये संस्थागत कार्य होते हैं। और प्राचीन समय से ही कुछ अच्छी संस्थाएं साहित्य, कला, संस्कृति को लेकर रहती रही हैं। सरकार का, समाज का, संस्थाओं का एक तालमेल रहा है, तब जाके कार्य होते हैं। अब धीरे धीरे वो परंपरा भी घट रही है और समय अभाव भी है लोगों के पास। इसलिए जब तक कोई एक नियमित मासिक गोष्ठी का या प्रारूप नहीं होगा, तब तक वो नई परंपरा को, नए बच्चों को मंच प्रदान करने की बात नहीं हो पाएगी। कार्यक्रम इतने होते हैं कि जिनकी अपनी कोई पुस्तक आई, अवसर विशेष पर किसी का वार्षिक उत्सव हुआ, कोई जयंती पुण्यतिथि, इसके अलावा कार्यक्रम नहीं होते। जरूरत यह है मासिक नियमित रूप से कार्यक्रम। सर, एक साहित्यकार जो है, एक कलमकार पूरा जीवन लगा देता है, तो क्या उनके लिए कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई पेंशन वगैरह का कोई व्यवस्था की गई है? क्या मानते हैं, ऐसा होना चाहिए? विद्यार्थी जी, ऐसा है कि आप खुद एक सजग रचनाकार भी हैं, पत्रकार हैं, इसलिए ये संजीदा सवाल आपने पूछा है। जरूर होना चाहिए। सिर्फ उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ प्रयास सरकारें करती हैं जिनको कोई अकादमी पुरस्कार मिलता है, एक मुश्त राशि, कुछ सम्मान। इसकी बजाय जो आपने पक्ष रखा है, जो पत्रकारों के लिए भी है, वो पक्ष साहित्यकारों के लिए भी होना चाहिए और खासकर उसमें भी वर्गीकरण कर देना चाहिए। ऐसे साहित्यकार जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और पूरा जीवन साहित्य को जिन्होंने अपना समर्पित कर दिया, उनके लिए एक सम्मान पेंशन अवश्य होनी चाहिए। जो किसी जॉब में हैं, जॉब में थे, या कोई और जिनके पास अगर कोई आय का साधन है, उनको भले छोड़ दें, लेकिन उन रचनाकारों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, उनको एक सम्मान के रूप में राशि जीवन भर दी जाए। तो अभी ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है? इस समय कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं। हमारी एक संस्था है बाबू भानुकुंद पत्रकारिता एवं साहित्य संरक्षण परिषद, और 25 वर्षों से वो कार्य कर रही है। उसमें हम नियमित रूप से ये बात सरकारों के सामने रखते रहे हैं, लिखित और मौखिक रूप में। तो अभी मतलब जो है प्रयास किए जाने चाहिए, सरकार को ये आग्रह मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए। एक बार ये एक योजना लोक कलाकारों के लिए लगाई गई थी करीब 15-20 वर्ष पहले, लेकिन एक योजना के बाद बंद कर दी गई। लेकिन ये सभी रचनाकारों के लिए होनी चाहिए, चाहे वो लोक कलाकार है, साहित्य से जुड़ा है, कला संस्कृति से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने कम से कम प्रदेश स्तर पर अगर उत्कृष्ट कार्य किया है, उन सब के लिए योजना होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इसका संरक्षण और संवर्धन भी हो सके। मैं बुद्धदेव यादव, मैं हरियाणा सरकार से जिला न्यायवादी पद से सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद जो उपभोक्ता आयोग है जिला स्तर पर, उसका भी अध्यक्ष रह चुका, वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि दहेज के केसेस की जांच के लिए नारनौ लगाया था, वहाँ से भी मेरा समय पूरा हो चुका है। अब मैं समाज की सेवा में कार्यरत हूँ। तो सेवानिवृत्ति के बाद में जैसे 2 चीज़ें आती हैं, एक मलाल आता है, एक ख्याल आता है कि ये मैंने नहीं कर पाया, और ख्याल ये आता है कि काश मैं ये कर पाता। तो क्या सोची आपने जो पुस्तक रचना में, साहित्य की तरफ आपका रुझान? पहले तो मुझे मलाल ही महसूस हुआ, क्योंकि सरकारी सेवा में था। जो मैं उत्तरदायित्व समाज के प्रति निभा सकता था, वो शायद मैं नहीं निभा पाया, और कुछ सामाजिक बुराइयां देखने को मिली मेरी सेवा के दौरान भी। और जो सर्विस के दौरान जो कंडक्ट होता था गवाहों का, मुलजिमों का, शिकायतकर्ताओं का, उसमें मुझे कुछ न कुछ कमियां महसूस होती थी, उसमें कुछ न कुछ लाग लपेट महसूस होती थी। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद मैंने ये सोचा कि भाई समाज का उपकार किस तरह किया जाए, समाज में सुधार किस तरह लाया जाए। तो जो जो कमियां थी, मैं उस कमियों को किताब की, कविताओं के, गीतों के माध्यम से मैं उजागर कर सकूं, मैंने ये सोचा, इसलिए मैंने लिखने की सोची। तो आज साहित्य और संस्कृति बहुत अहम समाज का अंग है, क्या स्थिति देख रहे हैं आज? ये मैंने आज ये महसूस किया है कि क्योंकि मोबाइल का चलन है, तो लोग ज़्यादा मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं। आजकल जब भी देखो, जिसको भी देखो, मोबाइल के चक्कर में पड़ा हुआ है, और इससे हमारे देश की सुरक्षा भी खतरे में है। जहाँ जहाँ मुख्य जगह पर जो गार्ड हैं, जो सैनिक हैं, जो तैनात हैं, उनको भी कभी आप देखोगे तो मोबाइल देखते हुए मिलेंगे आपको।
अगर कोई छात्र है कॉलेज जा रहा है तो रास्ते में हम देखते हैं, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सब मोबाइल को देखते हुए जाते हैं और दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि मोबाइल के चक्कर में रेल दुर्घटना हो गई, जान गंवानी पड़ गई। तो मैंने ये सोचा न कभी जब मोबाइल का चलन कम होगा तो ये पुस्तकों में जो लिख दिया, कभी ना कभी, अब या आजकल कोई नहीं तो किताबें सुरक्षित रहेंगी तो बच्चे पढ़ेंगे और इसका चलन दोबारा आएगा पढ़ने का। ये जागृति आएगी लोगों में, एक परिस्थिति ऐसी पैदा होगी कि लोग इनको पढ़ेंगे पुस्तकों को। जो बुराइयां दूर करने के लिए मैं जो कर सकता था वो किताबों में मैंने लिखा है। तो अगर शिक्षा की बात की जाए तो जो पुस्तकालय हैं उनकी संख्या कम हो रही है, साहित्यिक जो संस्थाएं हैं उनके आयोजन कम हुए हैं, तो क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? उसका भी कारण यही है कि आजकल आप देखेंगे परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही है और मोबाइल दिए जाते हैं बच्चों को। कई बार मोबाइल दिए है कि भाई इसकी मदद से आप परीक्षा दे सकते हो। तो जब मोबाइल एक बार बच्चों के हाथ लग गया तो वो पुस्तकों की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए ज़्यादा चलन मोबाइल का है। साहित्य की तरफ, लाइब्रेरी की तरफ, ये साहित्य सम्मेलनों की तरफ कम ध्यान है लोगों का। और ये सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए जाते, सरकार के स्तर पर भी कोई प्रयत्न नहीं किए जाते। अगर मान लो नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, नैतिक शिक्षा आवश्यक हो स्कूल में, तो शायद इसका कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो मैं इसलिए है कि इन बुराइयों को दूर करने का जो लिखा है वो कभी न कभी काम आएगा, कभी कोई किसी की नज़र पड़ेगी तो ज़रूर इनको लागू करेंगे। अब ये जो पुस्तक आपकी आज आई है, विमोचन हुआ है, क्या कहेंगे कितनी पुस्तकें आप लिख चुके हैं इससे पहले? ये मेरी 5वीं पुस्तक है जिसका विमोचन आज हुआ है। और मैंने सबसे पहले जब पुस्तक लिखी थी वो जो कोरोना काल था, लॉकडाउन था, तब आना जाना बंद हो गया था, तो मैंने शुरुआत की थी। और उस पुस्तक के बाद और फिर मैंने एक आयुर्वेद के ऊपर पुस्तक लिखी थी। वो संस्कार पथ थी मेरी पहली पुस्तक। और संस्कार पथ में ज़्यादातर युवाओं के लिए, छात्रों के लिए मैंने कई बातें लिखी थी कि उनको किन चीज़ों का अनुकरण करना चाहिए, कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। नारियों के ऊपर लिखी थी कि क्या उनका धर्म क्या कहता है, किस तरह का जीवन उनका होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने नीतियाँ पढ़ी, चाणक्य की और भर्तृहरि की और विदुर की, और सबकी नीतियाँ पढ़ करके मैंने उनके दोहे बनाए। तो वो दूसरी पुस्तक मेरी सारंग थी, प्रथम। ये आज जो थी सारंग द्वितीय थी 2, वो पहले सारंग प्रथम थी कि उसमें दोहे लिखे थे। और पहले से मेरी एक आदत थी, कुछ ना कुछ कभी मुझे किसी विषय पर ध्यान आ गया, 2-4 लाइन लिखी, मैंने कागज़ पटक दिए, तो उनको निकाल निकाल के ढूंढ के मैंने ज्यों का त्यों जो कुछ मैंने पहले लिखा था उसमें कोई सुधार नहीं किया, और 30-35 वर्ष के बाद निकाल करके मैंने उनको ऐसे कैसे छपवाया था। तो फिर तीसरी बुक होगी वो आयुर्वेद की। चौथी बुक मैंने शेड्स ऑफ जस्टिस के बारे में लिखा था कि न्याय व्यवस्था में क्या खामियां हैं। और वो पुस्तक मैंने ऐसे लोगों को समर्पित की थी जो किसी न किसी वजह से, चाहे गरीबी की वजह से, चाहे किसी और कारण से न्याय प्राप्त नहीं कर सके। और उसमें मुख्य जो जजमेंट थे, जो निर्णय थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनको मैंने लिखा था उस पुस्तक में। तो ये मेरी 5वीं पुस्तक है। इसमें भी मैंने जो समय समय पर नोट किया कि समाज में बुराइयां क्या क्या हैं, मैंने जो कुछ महसूस किया, जो मेरे दिल में दर्द था, वो मैंने इसमें व्यक्त किया है कविताओं के, गीतों के माध्यम से। तो बच्चों और समाज में जो युवा हैं, जो शिक्षा अब ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा में चल रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं या टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे पठन पाठन को लेकर? पठन पाठन को लेकर ये है कि मैंने अपने मन में ये सोचा है कि जो मैंने लिखा है, जो बुराइयों के बारे में लिखा है, कैसा होना चाहिए किसी को, तो ये मैं स्कूलों में, लाइब्रेरी में डोनेट करूँगा पुस्तकें। इन पुस्तकों की कोई कीमत नहीं है। मैंने आज तक जो 5 पुस्तकें जो प्रकाशित करके मैंने बंटवाई हैं, एक पैसा भी मैंने किसी से नहीं लिया। जब संस्कार पथ मेरी पहली पुस्तक थी, जो उसका विमोचन हुआ, तो नारनौल मंत्री थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने उसका विमोचन किया था। तो उन्होंने एक सवाल पूछा मेरे से कि आपने इसकी कीमत नहीं लिखी इसमें। मैंने कहा संस्कारों की कोई कीमत होती ही नहीं है, जब संस्कार देने हैं बच्चों को तो उसमें कीमत क्या लेनी है। तो मेरे दिल में दर्द था कि वह संस्कार कैसे मिले, तो जितना योगदान मैं कर सकूँ पुस्तक के माध्यम से वो मैंने किया है उसमें, और बच्चों को बताने की कोशिश की है। तो ये 5 पुस्तकें मैंने फ्री बंटवाई है, और इसको भी मैं लाइब्रेरी में, जगह जगह स्कूल कॉलेजेस में देकर आऊँगा, और ताकि कुछ बच्चे पढ़ेंगे। अगर मान लो 1000 बच्चे पढ़ेंगे तो 100-200 कुछ लोगों को ऊपर तो संस्कार पड़ेगा, कुछ को तो ये महसूस होगा कि बुराइयाँ दूर होनी चाहिए। ये मैंने सोचा है। तो सरकार को क्या आग्रह करेंगे? क्या सरकार को, जो शिक्षा मंत्रालय है, जो शिक्षा मंत्री, मैं उनको निवेदन करूंगा कि मैं ये पुस्तकें फ्री देने को तैयार हूं, अगर आप इनको लागू करना चाहें, क्योंकि सब में संस्कार निहित हैं। तो अगर वो कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि वो मान जाएं और इसको किसी न किसी रूप में लागू करें। नए लेखकों के लिए क्या संदेश होगा आपका? जी, नए लेखकों के लिए क्या संदेश होगा? नए लेखकों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी लिखना चाहें वो वास्तविकता लिखें। इस सृष्टि की, इस पृथ्वी पर जो वास्तविक चीज़ें हैं उनको लिखें, जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिखें, वो बहाव में ना बहें। कोई दूसरे, आजकल अश्लील साहित्य भी
आ रहा है वो उस पर लिखते हैं। मैंने सब में आदर्श वाक्य लिखा है, इस पुस्तक में भी लिखा है। अस्तो मा सद्गमय वहाँ से लिया है मैंने, वो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ था, तो वो मैंने लेके लिया है। पिछली जो किताब थी सेठ ऑफ, उसमें धर्म के ऊपर लिखा है, धर्म क्या है धर्म। तो फिर ये चीज़ें जो है ना, कोई तो लागू करेगा, कोई तो मन में बिठाएगा, मैं ये सोच करके लिख रहा हूँ। सर, एक आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है पुस्तक विमोचन का, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेके? आपने पुस्तक वो जो है आपकी संस्था ने जो प्रकाशित करवाई है। हाँ, तो विवेचना आईएएस एंड जुडिशरी एकेडमी हम चलाते थे। हमने देखा कि युवाओं के अंदर बड़ी प्रतिभाएं हैं, वो लिखते भी अच्छा है। उनकी बात वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने एक साधन, इसको एक प्लेटफॉर्म बनाया है। विवेचना पब्लिकेशन के नाम से हमने एक कंपनी शुरू की है और युवाओं को और प्रतिभावान व्यक्तियों को, प्रतिभावान जो लेखक हैं उनके लिए हमने एक मंच ये तैयार किया है, जिसके अंदर उनकी प्रतिभा लोगों तक पहुँचे और समाज के जागरण का काम कर सके। कितनी पुस्तकें जो अब तक प्रकाशन हो चुकी हैं? अब तक हमारे यहाँ से 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई है और 6-7 पुस्तकें अभी लाइन में हैं जो शीघ्र ही प्रकाशित होंगी। उसमें से एक पुस्तक विवेकानंद जी के बारे में है, एक जुडिशरी के बारे में शेड ऑफ जस्टिस ये हुई है और तीसरी है सारंगना। ये तीसरी पुस्तक हमारी प्रकाशित हुई है। आगामी क्या योजनाएं हैं अहिरवाल क्षेत्र को लेके? हम क्षेत्र की प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, उनको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जिससे उनकी बात एक क्रांति के रूप में इस अहिरवाल क्षेत्र के अंदर फैले और बुराइयों से लेकर विविध आयाम जो हैं समाज के, उनके ऊपर जो युवा काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनके बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं अपने जीवन के, उन सारे अनुभवों को हम पुस्तक के माध्यम से समाज तक वितरण करना चाह रहे हैं ताकि उनके उसके अनुभव का लाभ समाज को मिल सके। अब जैसे बात की जाए पुस्तकालयों की, तो पुस्तकालयों वगैरह की ओर से भी कोई डिमांड ऐसी आपको प्राप्त होती है? हाँ, यूनिवर्सिटीज़ के पुस्तकालयों से आती है, डिमांड आती है और वो मांग करते हैं कि इन पुस्तकों की प्रति हमारे पास भेजो। लेकिन समय लगेगा क्योंकि पब्लिकेशन को अभी मात्र 1 साल हुआ है और धीरे-धीरे हमारी पहुंच भी लोगों तक बनेगी, लोगों की पहुंच भी हमारे तक बनेगी। उसके बाद उम्मीद है कि अच्छे काम हम समाज को करके देंगे और विवेचना पब्लिकेशन अपनी ऊँचाइयों को छुएगा। तो आज जो पुस्तक आपने देखी है, क्या कहेंगे पुस्तक के बारे में? ये पुस्तक विविध आयामों को लेकर है। ये एक तरफ गज़ल की बात कर रही है, एक तरफ पुस्तक सौंदर्य की बात कर रही है, एक तरफ संस्कार की बात कर रही है, एक तरफ महापुरुषों की बात कर रही है। तो एक व्यक्ति के जीवन के अंदर जितने आयाम आए हैं, उन सब आयामों को छूकर ये कहें कि एक पूरा निचोड़ पूरे जीवन के संस्कारों का निचोड़ इस पुस्तक के अंदर दिखाई देता है और सभी ने इसको बड़ा सराहा है। तो क्या माना जाए कि भाई संसार में जो समाज में ये लोगों को अलग संदेश देगी? हाँ, समाज में ये संस्कारों का जो महत्व है उसकी ओर प्रेरित करेगी कि संस्कार आपको जगह देते हैं, संस्कार आपको मान सम्मान देते हैं, संस्कार आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये संदेश है।